नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे ओलाफ स्कॉल्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के एक प्रस्ताव पर हामी भरने से मना कर दिया। क्या यूक्रेन पर जर्मनी और फ्रांस अमेरिका से अलग हो गए हैं? पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, सोमवार को मैक्रोन की पुतिन से लंबी बैठक हुई। मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा कि पुतिन का उद्देश्य यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो की सदस्यता के नियम है, जिसको यूरोपियन यूनियन को समझना होगा। मैक्रोन ने यहां तक कहा कि यूरोप को रूस की सुरक्षा के मसलों को समझना होगा, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि वो युद्ध के खिलाफ हैं। एक तरीके से फ्रांस रूस के मसले पर जर्मनी के साथ आकर खड़ा हो गया है। मैक्रोन और पुतिन की बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक के बाद पुतिन ने कहा कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन यह बैठक आगे की बातचीत की बुनियाद बन सकती है। पुतिन का कहना है कि उनकी लिखित में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। पुतिन ने फिर अपनी बात दोहरा दी कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता है और नेटो को पूर्वी यूरोप में अपना सैन्य बल कम करना होगा। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार पुतिन एक चीज में सफल हो गए हैं, और वो ये कि उनके प्रस्ताव पर पूरा पश्चिम यूरोप और अमेरिका बातचीत कर रहा है। ये वो प्रस्ताव है जिस पर पुतिन पिछले 15 साल से बात कर रहे थे और अमेरिका उसको नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मिन्स्क 2015 की शांति संधि को लागू करना चाहिए। इस समझौते के तहत यूक्रेन आजाद तो रहेगा, लेकिन उसको विदेश नीति में कई फैसले रूस से बातचीत करने के बाद देने होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इसको फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान फिनलैंड में यही हुआ था। दोनों देशों के बीच लंबी सरहद है। फिनलैंड में लोकतंत्र बहाल रहा, डेमोक्रेसी रही, लेकिन फिनलैंड को उसकी कीमत देनी पड़ी। और कीमत यह कि फिनलैंड को अपनी न्यूट्रलिटी को बार बार दुनिया के सामने रखना पड़ा और वो नेटो का कभी सदस्य नहीं बना। उसे स्विट्जरलैंड की तरह ही न्यूट्रल रहना पड़ा और कई मसलों पर मॉस्को की बात माननी पड़ी। यही मॉडल रूस यूक्रेन के लिए चाहता है। मैक्रोन और पुतिन की बैठक 7 कोर्स डिनर पर हुई और जानकार कहते हैं कि एक बुरी शुरुआत नहीं है। मैक्रोन की एक बैठक यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी तय है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने साफ संकेत दिए हैं कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बंद किए जाने के पक्ष में नहीं है। बाइडेन ने खुलकर कह दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस गैस पाइपलाइन को बंद कर देंगे। यही कारण है कि जर्मनी ने आज तक यूक्रेन को घातक वेपन सप्लाई नहीं किए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 $11 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो रूसी कंपनी गैसप्रोम चलाती है। पाइप बाल्टिक समुद्र के अंदर से होकर रूस को सीधे जर्मनी से जोड़ देती है। पाइप 1250 किलोमीटर लंबी है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले से काम कर रही है और हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस यूरोप को सप्लाई करती है। दूसरी पाइपलाइन खुलने के बाद रूस किसी भी पूर्वी देश पर गैस सप्लाई करने के लिए निर्भर नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर रूस को गैस सप्लाई करने के लिए यूक्रेन को सालाना $1.8 बिलियन कर देना पड़ता है। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खुलने के बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रूस सीधे पश्चिम यूरोप के बड़े मार्केट से कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रूस ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खुलने से जर्मनी के 2.5 करोड़ घरों में गैस सीधे पहुंचेगी। यही कारण है कि प्रेस वार्ता में ओलाफ स्कॉल्स ने नॉर्ड स्ट्रीम पर खुलकर जवाब नहीं दिया। अब स्कॉल्स इस महीने पुतिन से मिलने रूस जाएंगे। वहीं अमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस अब कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की सरहद पर बर्फ जम चुकी है और वो अपने टैंक बटालियंस को आराम से कीव तक पहुंचा जा सकता है। यूरोप के देश बातचीत से मसले को सुलझाना चाहते हैं और यही कारण है कि बातचीत का नया दौर शुरू हो गया है और फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के साथ आकर पुतिन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका के बयान और अमेरिका के रुख से एकदम अलग है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।